देखो, संख्या पद्धति हम पढ़ रहे थे कल, और कल हमने 4-5 प्रश्न किए हैं। उसके बाद आज संख्या पद्धति का L2 यानी लेक्चर 2 है। आज हम 3-4-5 अच्छे प्रश्न करेंगे और इस तरह से सीरीज आगे बढ़ेगी। मैंने लिखा हुआ सिविल सेवा में आए हुए प्रश्नों का हल। तो आपको जो अच्छे प्रश्न है सिविल सेवा में, वो हर टॉपिक से जो भी सिविल सेवा में आए हुए अच्छे प्रश्न हैं उनका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और सॉल्यूशन के साथ साथ अगर किसी प्रश्न में किसी बेसिक मेथड छुपी हुई है तो वो आपको मेथड भी बताई जाएगी। साथ ही कुछ प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी भी बताई जाएगी। केवल प्रश्न को हल कराना ही मतलब नहीं है, बल्कि साथ में अगर टॉपिक की कुछ चीज़ें सिखाई जा सकती तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। अब सिविल सेवा से मतलब मेरा केवल यूपीएससी से मतलब नहीं है, बल्कि यूपीएससी के साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन स्टेट पीएससी में आए हुए हैं और अच्छा क्वेश्चन है तो वो भी हम करेंगे। एसआई पटवारी और पीईबी की किसी एग्ज़ाम में आए हुए ठीक ठाक प्रश्न होंगे तो उनको भी हम करेंगे। तो ठीक है, आज संख्या पद्धति का लेक्चर 2 है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एक प्रश्न है कि संख्या 136 को 5b7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7a3 है। प्राप्त योगफल 7a3 है, जहाँ a और b पूर्णांक है। जहाँ a और b पूर्णांक हैं। 7a3 3 से विभाज्य है। 7a3 3 से विभाज्य है, यानी 7a3 में 3 का भाग चला जाता है पूरा पूरा। b का एकमात्र संभव मान, b का एकमात्र संभव मान क्या है? प्रश्न में b के मान भी रखें 2, 5, 7 और 8। ये यूपीएससी में आया हुआ है 2019 में। a, b, c, d 2, 5, 7 और 8 ये ऑप्शन है। देखो, अभी प्रश्न पूछा है, अच्छा प्रश्न है। संख्या 136 को 5b7 में जोड़ने पर एक योगफल प्राप्त होता है। तो ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। 136 जो है उसको 5b7 में जोड़ने पर एक योगफल प्राप्त होता है 7a3, जहाँ a और b पूर्णांक है यानी इंटीजर है। 7a3 3 से विभाज्य है। b का एकमात्र संभव मान। अब देखो इसको कैसे करते हैं अपन। देखो बच्चों, 6 में 7 को जोड़ेंगे तो आता है 13, और 13 के बाद एक हासिल ऊपर चढ़ता है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि इधर से 13 का एक हासिल आएगा ऊपर और वो 3 से मिलके हो जाएगा 4 प्लस b। 4 प्लस b बराबर है a के, है ना। 4 प्लस b बराबर है a के, क्योंकि 4 में b को जोड़ देंगे तो यहाँ a आएगा। अब देखो, सैकड़ा वाला जो पद है 5 में 1 जोड़ते हैं तो 6 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 7 है, यहाँ 7 आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कुछ हासिल आया होगा और वो हासिल इधर से लिया होगा इनने।
5 में जब 1 को जोड़ते हैं तो 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक हासिल आया होगा और वो हासिल इधर से आया होगा। तो ये जो a है इसकी वैल्यू क्या होगी तब जाके ये हासिल देगा। a की वैल्यू हम जानते हैं कि हासिल तभी आ सकता है जब a का वैल्यू 10 या 10 से बड़ी हो। अगर a की वैल्यू आएगी 10 तो यहाँ आएगा 0 और हासिल आएगा 1। अगर a की वैल्यू होगी 11 तो यहाँ लिखेंगे 1 और हासिल आएगा 1, है ना। तो a की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, 4 प्लस b मिलके हो रहा है a, और हमें पता है कि a की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? देखो 4 में हम b को जोड़ रहे हैं और हमें पता है कि ये जो a है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 10 के, यानी a का जो वैल्यू है वो 10 से बड़ा है या बराबर है। तो b की वैल्यू न्यूनतम b की वैल्यू कम से कम 6 तो होनी चाहिए, तभी 6 और 4 मिलकर 10 होंगे। 6 से ज़्यादा भी चल जाएगी, 6 हो सकती है, 7, 8, मतलब 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, न्यूनतम 6 होनी चाहिए। लेकिन न्यूनतम के साथ अब हमें ये भी देखना है कि प्रश्न में ये दिया है कि 7a3 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने का नियम ये है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। अगर हम मानते हैं b की जगह 6 में लिखता हूँ, अगर b की जगह मैं 6 लिखता हूँ तो a क्या आएगा देखना, 3 और 3 के साथ एक हासिल था 4, 4 में जब 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 जैसे आएगा तो a पे आएगी 0 और यहाँ पे आएगा 1। तो जब b अगर 6 रखता हूँ तो a की वैल्यू बन जाती है 703। 703 क्या 3 से विभाज्य है? नहीं है, क्योंकि 7 और 3 10 हो रहे हैं, और 3 से विभाज्य होने का मतलब है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। b की वैल्यू मैं 7 रखता हूँ, 7 और 3 10, एक हासिल भी आया है 11, 11 रखेंगे तो एक स्थान पे आ जाएगा 1, 713। क्या 713 3 से विभाजित है? तो इसका मतलब है b की वैल्यू 7 भी गलत है। फिर रखते हैं b की वैल्यू 8, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम कर रहे हैं। अब b की वैल्यू 8 रखते हैं। अब सुनना, 3 एक हासिल यहाँ पहले से था, 4, 4 में जब b की वैल्यू में 8 रखता हूँ तो 4 में जब मैं 8 को जोड़ता हूँ तो आता है 12, 12 का a की जगह आ जाएगा 2, हासिल इधर आ जाएगा 5, 6 और 7, है ना। अब बन गया 723। 723 में जब आप 3 का भाग लगाओगे तो चला जाएगा, क्योंकि 7 और 3 10 और 2 12, अंकों का योग 12 हो रहा है, मतलब 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है, इसका मतलब b का जो मान संभव है वो 8। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। देखो बच्चों, एक प्रश्न है, प्रतीक n को फैक्टोरियल लेना है। प्रतीक n को फैक्टोरियल n कहा जाता है। इसका अर्थ है 1 से लेकर n तक के धनात्मक पूर्णांकों का गुणा। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। तब एक योग s
बनाइए जहाँ s बराबर है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस ये आगे सीरीज जाती जा रही है। यदि इसे 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? इसे 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? ये पूछा हुआ प्रश्न है यूपीएससी में। दो 2012 में यूके पीएससी में, उत्तराखंड पीएससी में 2012 में पूछा है। और इसके ऑप्शन है 0, 1, 2, 0, 1, 2 और निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, करते हैं सॉल्व। बता रहे हैं प्रश्न में कि कोई प्रतीक n को फैक्टोरियल n कहा जाता है और इसका अर्थ है कि 1 से लेकर n तक के धनात्मक पूर्णांकों का गुणा। और उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, फैक्टोरियल 3 का मतलब ये है। तो गणित के विद्यार्थी को तो पहले से ही पता होता है कि फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल n का मतलब ये होता है n से लेके उल्टे क्रम में n से लेके घटा घटा के गुणा करना जब तक 1 नहीं आ जाए। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 जब तक 1 नहीं आ जाए, है ना। फैक्टोरियल 5 का मतलब ये है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी फैक्टोरियल, किसी भी संख्या के फैक्टोरियल का मतलब ये है कि उस संख्या को उल्टे क्रम में गुणा करके 1 तक ले जाना। अगर फैक्टोरियल 10 है तो उसका मतलब है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा और ऐसे गुणा कर करके 1 तक ले जाना है। तो वो बता रहे हैं कि एक योग s बनाइए। वो s इस प्रकार है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। अब इस सीरीज को 8 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? तो प्रश्न कुछ ये पूछना चाह रहे हैं कि s बराबर है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 से लेके पूरी सीरीज एक जा रही है। और इस पूरी सीरीज को अगर हम 8 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, ये पूछना चाह रहे हैं। तो ठीक है, करते हैं सोल्व। इसको खोल देते हैं हम। जब फैक्टोरियल 1 को खोलोगे तो होएगा 1, 2 को खोलोगे तो होएगा 2 गुणा 1, 3 को खोलोगे तो होएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 को खोलोगे तो होएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और इस तरह से फैक्टोरियल 5 और ये आगे चलता जाएगा। इसमें हमको भाग लगाना 8 का। अब देखो बच्चों, गणित का एक नियम है कि m प्लस n डिवाइड बाई 5। अगर मान लो इस तरह से है कोई संख्या या डिवाइड बाई z हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं m बाई z प्लस n बाई z, यानी दोनों पदों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी अलग अलग कर रहा हूँ। अलग अलग करने का कारण क्या है देखना। ये जो 8 है, आप गौर से देखो, फैक्टोरियल 4 को जब आप खोलते हो तो 4 गुणा 2, 4 और 2 में, 4 में जब 2 का गुणा करते हो तो बनेगा 8। ठीक इसी तरह फैक्टोरियल 5 को जब आप खोलोगे तो उसमें भी एक पद आएगा 4 गुणा 2 का। फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 5 में भी एक पद आएगा 4 गुणा 2 का। फैक्टोरियल 6 में भी एक पद आएगा 4 गुणा 2 का। तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 4 से लेकर जितने भी पद हैं उनमें से 4 गुणा 2 वाला एक पद आएगा, यानी 8 कॉमन निकल जाएगा उनमें से। तो हम क्या करते हैं कि 2 अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा s बराबर 1, ठीक है, 1 2 गुणा 1 2 प्लस 3 दूना 6 डिवाइड बाई 8 प्लस, अब ये जो फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस, इनको मैं अलग कर लेता हूँ। अब देखना बच्चों, इस वाले पद में 8 का पूरा भाग चला जाएगा। वो इसलिए चला जाएगा क्योंकि ये वाली जो टर्म्स हैं इनमें से 8 कॉमन निकाल सकते हैं हम। 8 जैसे ही कॉमन निकालोगे तो हर किसी फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 में क्या बच जाएगा, 3 गुणा 1, क्योंकि 4 गुणा 2 8 हमने कॉमन निकाल लिया। फिर फैक्टोरियल 5 में क्या बच जाएगा, 5 गुणा 3 गुणा 1। फिर फैक्टोरियल 6 में इस तरह से ये वाले जो पद हैं इनमें 8 का पूरा भाग चला जाएगा। 8 का पूरा भाग चला जाएगा, यानी कोई कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अब
इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एस बराबर 6 और 2 8 और 1 9, 9 में 8 का भाग लगाओगे तो बचेगा 1। तो यही पूछा जा रहा था कि रिमाइंडर क्या बचेगा, कि इस पूरे फैक्टोरियल को अगर 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, तो शेष बचेगा 1। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोई मुद्रा की कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठ पर एक से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है। और कुल मिलाकर और कुल 30 और 90 अंक प्रयोग करता है। तो पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? तो पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? यूपीएससी 2019 यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, ए बी सी और डी। 1040 1048 1040 1048 1049 1050। देखो बच्चों, प्रश्न को समझना, प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक मुद्रक है, कोई प्रिंटिंग प्रेस है जो छापता है किताब को, वो पुस्तक के पृष्ठ पर 1 से प्रारंभ करके पृष्ठ संख्या डालता है, 1 2 3 से लेके n तक डालता है, और कुल मिलाकर 30 और 90 अंक प्रयोग करता है। उसके पास कुल मिलाकर इतने अंक प्रयोग करता है, तो पुस्तक में पृष्ठ कितने हैं? तो पुस्तक मतलब उसके पास टोटल इतने अंकों का उसने प्रयोग करा है। तो पूछना चाह रहे हैं कि पुस्तक में कितने पृष्ठ, कितने पेज हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जब वो पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 9 तक अंक डालेगा तब उसके पास कुल अंक होंगे 9, है ना, 9 अंक होंगे, वो 9 डाल देगा। लेकिन जब वो पृष्ठ संख्या 10 से चालू करता है तो अब 10 को लिखने के लिए उसके पास 2 अंक होना जरूरी है, 1 और 0। ठीक इसी तरह 11 को लिखने के लिए उसके पास 2 बार 1 होना जरूरी है। मैंने कहने का मतलब है कि 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक प्रत्येक पृष्ठ पे जो अंक, जो पृष्ठ संख्या लिखनी है उसको जो है एक संख्या को लिखने के लिए 2 नंबर होना उसके लिए ज़रूरी है ना। तो देख लेते हैं कि 10 से 99 तक कुल कितने पद हैं? 90 पद हैं, और प्रत्येक के लिए 2 अंक होना जरूरी है, तभी 10 आएगा, 11 आएगा, है ना। तो 99 तक वो 180 अंक और प्रयोग कर लेगा। ठीक है, 90 गुणा 2। अब 99 के बाद आएगा 100। 100 लिखने के लिए उसके पास 3 अंक होना जरूरी है, तभी वो 100 लिख पाएगा। 1 0 0 101 लिखने के लिए भी उसके पास 3 अंक होना जरूरी है। तो 100 से लेके जब वो 999 तक वो जाता है, 1999 तक वो जाता है, तब उसके लिए प्रत्येक पृष्ठ संख्या के लिए 3 अंक होना जरूरी है।
तो प्रत्येक के लिए 3 अंक होना ज़रूरी है। और टोटल कितने पद हो जाएंगे? 999 में से 100 टोटल हो जाएंगे 900 पद, है ना। 100 और 999 में दोनों को मिला के टोटल 900 पद हो जाएंगे, ठीक है। तो 900 पद हैं, 900 पृष्ठ संख्या है और प्रत्येक के लिए 3 अंक की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएंगे 2700 अंक। अब देखो हमको दिया है 30 और 90 अंक प्रयोग करता है, तो हम थोड़ा थोड़ा करीब तक आने लगे हैं, 2700 तक आ गए हैं। ये इसके आसपास की संख्या दिख रही है, तो हम देख लेते हैं कि अभी तक कितने अंक प्रयोग में हो गए। 9 अंक, फिर 180 अंक और फिर 2700 अंक, तीनों को जोड़ लेते हैं तो हम 9 8 8 2, यानी हमारे पास कुल 30 और 90 अंक थे, जिनमें से 2890 हमने प्रयोग कर लिए हैं, 28 और 90, है ना। अब हमारे पास अब पृष्ठ संख्या चालू होगी 1000 से, है ना। और 1000 लिखने के लिए उसके पास 1000 और उसके बाद की तमाम संख्याओं को लिखने के लिए उसके पास हर पद के लिए 4 अंक होना जरूरी है। 1000 में एक बार 1 आता है और 3 शून्य होना जरूरी है, ठीक है। ऐसे 1001 तक लिखेगा, तो हर पद के लिए वो 4 अंक होना जरूरी है। लेकिन वो 1000 के बाद कितने और पद लिख लेगा, ये हम कैसे निकालें? हमारे पास टोटल अंक हैं 30 और 90, 28 और 90 हमने प्रयोग कर लिए हैं, तो बचे कितने? 30 और 90 हैं टोटल, 28 और 90 हमने प्रयोग कर लिए, तो बचे हैं हमारे पास अब 200 अंक। केवल 200 अंक बचे हैं और अब प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 4 अंकों की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर एक संख्या को लिखने के लिए 4 अंक की ज़रूरत पड़ती है, तो 200 अंक में से हम 4 अंक से कहाँ तक चले जाएंगे? 200 में जब 4 का भाग लगाओगे तो आएगा 50, यानी 1000 से लेके आप 1049 तक चले जाओगे पृष्ठ संख्या, है ना। क्योंकि 1000 को सम्मिलित कर लोगे तो 1049 तक आते आते 50 संख्या हो जाएगी। और 200 अंक थे हमारे पास, हर अंक अब 4 को ले, हर संख्या जो है पृष्ठ संख्या वो 4 अंकों से मिलकर बन रही है। और 200 अंक थे, 4 अंक से लेकर हम केवल 50 पद आगे तक जा सकते हैं, तो 50 पद आगे तक चले गए हम। तो अब हम पृष्ठ संख्या कहाँ से कहाँ तक आ गए? 1 से लेके 1049 तक आ गए, तो आंसर है हमारा सही 1049। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न करते हैं। एक आसान सा प्रश्न है, 425 274, 425 274, 6B। देखो यूपीएससी 2019 में प्रश्न आया है, इसको मैंने गणितीय भाषा में लिख दिया। प्रश्न कुछ ऐसा है कि 8 अंकों की एक संख्या दे रखी है ये, उसमें 3 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, तो पूछ रहे हैं कि बी के कितने मान संभव हो सकते हैं। तो ठीक है, करते हैं सोल्व। मैंने प्रश्न को गणितीय फॉर्मेट में पहले से लिख दिया है, आप समझने की कोशिश करना है ना। 8 अंकों की एक संख्या दे रखी है, उसमें 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 बचता है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बी के कितने मान संभव हैं, तो बी के कितने मान संभव है ये हम करते हैं। देखो उन्होंने 8 अंकों की एक संख्या दी है और बताया है कि उसमें 3 से भाग चला जाता है, तो 3 से भाग जाने का नियम ये है कि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 12 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20,
20 और 4 24, 24 और 6 30, 30 प्लस b हो रहा है टोटल, और उसमें 3 का भाग चला जाता है। अब b की क्या क्या वैल्यू संभव है? अंकों का योग 3 से विभाजित कब होगा? जब b की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं? देखो b की जगह हम 0 रख देंगे, मतलब 30 के बाद 3 का मल्टीपल आ जाना चाहिए। 30 के बाद 3 के मल्टीपल में क्या क्या है? 33 है, 36 है, 39 है, 42 है, 45 है, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते और तक है। तो हम देखते हैं b की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। अब चूंकि b एक अंक है, यानी उसकी जो रेंज है b की, वो 0 से लेके या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, से लेके 9 तक है। इन 10 अंकों में से कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, 30 में 3 का भाग चला जाता है, यानी b का एक वैल्यू 0 भी संभव है। ठीक है, फिर 30 के बाद आता है सीधे 33, जिसमें 3 का भाग चला जाता है। तो 30 में प्लस b हो रहा है, b की जगह हम 3 रख देंगे तो भी भाग चला जाएगा, क्योंकि b बराबर हो जाएगा 3 के, तो 30 और 3 33 में 3 का भाग चला जाएगा। फिर हम b की वैल्यू 6 रख सकते हैं, 30 और 6 36 हो जाएगा, 36 में भी 3 का भाग चला जाएगा। और हम b की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 9। ठीक है, क्योंकि 30 और 9 39 हो जाएगा, 39 में भी 3 का भाग चला जाएगा। 0 से 9 तक ही जाना था, 0 से 9 तक की रेंज कवर हो रही है, क्योंकि इसके बाद फिर 9 के आगे b चूँकि एक लेटर है तो 9 के आगे नहीं जाएंगे हम, है ना। तो b एक अंक है, इसलिए 0 से 9 तक में ही जाना है, 9 के आगे नहीं जाना है। अब b के क्या क्या मान संभव हो रहे हैं? 0 3 6 9, यानी b के कितने मान संभव है ये पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा b के 4 मान संभव है। ठीक है बच्चों, आज इस तरह से कुछ 2-4 सवाल कराए हैं, धीरे धीरे इनको बढ़ाएंगे और हर दिन प्रतिदिन 5 सवाल तक आपको कराएंगे। और अभी अपना टॉपिक है संख्या पद्धति, आज इसका लेक्चर 2 था, है ना। और अगर आपको इन लेक्चर की वजह से आपकी हेल्प हो रही है, कुछ मदद मिलती है, तो आप इनको LSS लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों को कम से कम शेयर ज़रूर कर देना, ताकि किसी को भी, चाहे गणित में तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को समझ में आएगा। तो खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए और ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। तो अगर आपके दोस्त हों तो उन लोगों तक आप जो है इस सीरीज़ को शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।